हेलो फ्रेंड्स, दिस इज रविकांत शर्मा। वेलकम बैक टू फिजिक्स क्लासेस। अपना जो टॉपिक चल रहा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब कल एक स्टूडेंट का मेरे पास मैसेज आया था कि सर स्टार्टिंग से हमको पढ़ा दो, क्योंकि हम स्टार्टिंग से पढ़ना चाह रहे हैं। तो वहीं से स्टार्टिंग से देखते हैं, जो फिजिक्स जहाँ से स्टार्ट हो रही है, 12th क्लास की जो फिजिक्स जहाँ से स्टार्ट हो रही है, इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक जो चैप्टर है आपका, जो टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक 12th क्लास, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ये जो कंप्लीट जो टॉपिक है वो आपके आरबीएससी में जो है कितने मार्क्स का दे रखा है? 7 मार्क्स का दे रखा है। इलेक्ट्रोस्टैटिक जो चैप्टर है वो आरबीएससी में 7 मार्क्स का दे रखा है। आरबीएससी के सिलेबस और 12th क्लास के सिलेबस में 7 मार्क्स का है। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक जो टॉपिक है उसके, ये तो यूनिट हो गई। यूनिट जो है फर्स्ट है, इसके इनसाइड में मतलब 4 चैप्टर दे रखे हैं। फर्स्ट वाला जो चैप्टर नंबर फर्स्ट जो है वो आपका है इलेक्ट्रिक फील्ड। फर्स्ट चैप्टर जो है वो कौन सा है? इलेक्ट्रिक फील्ड है। सेकेंड जो चैप्टर गाउस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन। गाउस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन। गाउस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन। और जो चैप्टर नंबर थर्ड है, वो है आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और जो फोर्थ चैप्टर है वो है फोर्थ चैप्टर जो होगा वो इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस होगा। इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक टॉपिक जो है, यूनिट जो फर्स्ट है आरबीएससी के सिलेबस में, जो यूनिट फर्स्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक, उसके इंक्लूड में 4 चैप्टर दे रखे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड, गाउस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस। तो अपन सबसे पहले जो चैप्टर देखेंगे वो कौन सा हो जाएगा अपने पास? इलेक्ट्रिक फील्ड। ये चारों चैप्टर मिला के कितने मार्क्स का बन रहा है? आरबीएससी का जो सिलेबस दे रखा है वो 7 मार्क्स का है। ये चारों जो चैप्टर मिला के क्या बन रहे हैं? 7 मार्क्स के। फर्स्ट जो चैप्टर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड यदि देखें तो अपन इलेक्ट्रिक फील्ड को स्टार्ट कहां से करेंगे? जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट जो होगी, वर्ड जो दे रखा है इलेक्ट्रोस्टैटिक कहां से स्टार्ट होगा? चार्ज से। जैसे आपने 9th-10th क्लास में पढ़ा होगा, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज। इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होगा वो कैसा होगा? -1.6 × 10⁻19। प्रोटॉन है उस पे चार्ज कितना होगा? +1.6 × 10⁻19 कूलम। और जो न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन पर कैसा ही चार्ज नहीं होता, न तो पॉजिटिव चार्ज होता है, न ही नेगेटिव चार्ज, यानी न्यूट्रल होता है। कोई भी एटम यदि दे रखा है, कोई भी एटम है, उसके आउटर सेल में तो हमेशा क्या परसेंट रहता है? आउटर ऑर्बिट में क्या परसेंट रहेंगे? इलेक्ट्रॉन्स परसेंट रहेंगे। आउटर ऑर्बिट में क्या परसेंट रहेंगे? इलेक्ट्रॉन्स। और जो उसके सेंटर पे एक न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस में क्या होगा? न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों प्रेजेंट रहेंगे। जो कोई भी यदि एटम है उसके आउटर सेल है उसमें तो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट रहेंगे, और जो न्यूक्लियस है उसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों प्रेजेंट रहेंगे। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कैसा होता है? नेगेटिव। वैल्यू कितनी होती है उसकी? -1.6 × 10⁻19 कूलम। और जो प्रोटॉन है उस पे चार्ज होता है वो +1.6 × 10⁻19 कूलम। और जो न्यूट्रॉन होता है वो चार्जलेस क्वांटिटी होती है, उस पर कोई चार्ज, न्यूट्रल होता है, चार्जलेस क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी होगी? चार्जलेस क्वांटिटी होगी वो। यानी न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल होगा, प्रोटॉन पे +1.6 × 10⁻19 कूलम चार्ज होगा। इलेक्ट्रॉन पे जो है वो -1.6 × 10⁻19 कूलम चार्ज प्रेजेंट रहेगा। तो यहाँ पे अब ये जो चैप्टर पढ़ा रहा हूँ ओनली आरबीएससी के लिए नहीं है, सीबीएसई वाले स्टूडेंट्स भी इसको देख सकते हैं ना, उनके लिए भी क्या है? यूजफुल है। तो इसको जब आगे देखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट कहां से होगा? चार्ज से। अब चार्ज कैसे प्रोड्यूस होता है वो अपन को देखना है। अपन यदि नॉर्मल से एग्जांपल लेके चले, अपन यदि कॉम्ब है उसको अपन हेयर में करके, मतलब हेयर में लगा के कॉम्ब को, कंघे को बालों में लगा के किसी कागज के पास लेके आते हैं, कॉम्ब की तरफ वो कागज क्या करेगा? अट्रैक्ट करने लग जाएगा। यानी कॉम्ब जो है उस कागज को मतलब अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। ऐसे दूसरा जो एग्जांपल है, एक ग्लास रोड ले ली, ग्लास रोड को किससे
अपन रब करवाते हैं, मतलब रगड़ते हैं, जो सिल्क जो कोई भी क्लॉथ है उससे यदि रगड़ेंगे तो यदि सिल्क क्लॉथ से रगड़ने के बाद में क्या करेंगे, जो ग्लास रोड है उसको यदि अदर किसी कागज मतलब जो पीस है, कोई भी अदर पीस है उसके पास लेके जाएंगे, उसको भी क्या करेगा, वो अट्रैक्ट करेगा। सेकेंड जो एग्जांपल है, एक एबोनाइट की रोड होती है, एबोनाइट की रोड को बिल्ली की जो कैट जो होती है उसके फर पे यदि रब करेंगे तो उस कंडीशन में भी क्या होगा, वो एबोनाइट रोड भी क्या करेगी, अदर मेटेरियल को क्या करेगी, अट्रैक्ट करेगी। ऐसा मतलब एक एग्जांपल देखते हैं। तो इसमें यहाँ पे देखो, जो ग्लास रोड है, ग्लास रोड को अपन ने क्या किया, सिल्क क्लॉथ से रब करके रगड़ के क्या किया है, उसको यहाँ पे हैंग कर दिया। सिल्क रोड पर रब करके यहाँ पे क्या कर दिया अपन ने, हैंग कर दिया। अब ये तो है चार्ज रोड, ये कौन सी है, चार्ज रोड है। किससे चार्ज कर रखा अपन ने इसको, ये जो ग्लास रोड है, ग्लास रोड है उसको अपन यदि जो सिल्क क्लॉथ है यानी रेशम का जो कपड़ा है उससे यदि रब करके उसको यहाँ पे हैंग कर दें। अब दूसरी जो रोड है, दूसरी रोड, एक तो रोड ले ली ग्लास रोड, एक तो लिए ग्लास रोड, ग्लास रोड। सेकेंड जो लिया वो एबोनाइट की रोड है, एबोनाइट रोड। फर्स्ट जो रोड है वो तो कौन सी दे रखी है, ग्लास रोड। सेकंड जो रोड है वो कैसे दे रखी है, एबोनाइट रोड है। तो अभी देखो ये ग्लास रोड है वो तो किससे रब करवा रहे हैं, सिल्क क्लॉथ से, वो तो किससे रब करवाया है, सिल्क क्लॉथ से। और ये एबोनाइट की जो रोड है उसको किससे रब करवा रहे हैं, कैट्स फर के, कैट्स फर यानी जो बिल्ली के ऊपर फर जो रखा हुआ उसकी जो बाल है उससे रब करवाए। तो इस कंडीशन में क्या हुआ, सबसे पहले यदि ग्लास रोड को, ग्लास रोड इस जो सिल्क क्लॉथ से रब करवाने के बाद जो ग्लास रोड है, ये जो ग्लास रोड हैंग कर रखी है, लटका रखी है, उसके पास में यदि लेके जाएं, दोनों एक दूसरे को क्या करें, रिपेल करेंगे, दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। अब यहाँ पे रिपेल क्यों करेंगे, रिपेल कब होता है, ये दोनों क्या है, सेम चार्ज कर रखी है। इसको किससे अपन ने रब किया था, सिल्क क्लॉथ से। और ये जो ग्लास रोड है इसको भी किससे रब कर रहे हैं, रगड़ रहे हैं, सिल्क क्लॉथ से रगड़ रहे हैं। अब ऐसे सेकेंड एग्जांपल ले रहे हैं, ये यहाँ पे तो क्या होगा, इन दोनों के बीच में रिपल्सन होगा, क्या हो जाएगा, रिपल्सन होगा। अब यदि ये जो एबोनाइट की रोड है कैट्स के फर पे यानी जो बिल्ली है उसके बालों पे रगड़ के इसके पास लेके आए, चार्ज रोड के पास लेके आए, तब एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। कौन कौन सी रोड, एक तो जो चार्ज रोड जो ग्लास रोड जिसको सिल्क क्लॉथ से रब करके अपन ने हैंग कर रखा है, और सेकंड एबोनाइट रोड जिसको कैट्स के फर के साथ अपन ने रब करके एक दूसरे को पास में लेके आएंगे, तब क्या हो जाएगा, वो अट्रैक्ट करेगा। अट्रैक्ट कब करेंगे, यहाँ पे अपन ने किससे चार्ज कर रखा था, सिल्क क्लॉथ के क्या कर रखा था, इसमें चार्ज कर रखा था, और यहाँ पे किससे चार्ज कर रखा है, कैट्स फर से। तो यहाँ पे ये दोनों क्या हो गए, अपोजिट चार्ज हो गए और ये सेम चार्ज है। तो यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टी हो गई, चार्ज क्या हो सकता है, यदि सेम चार्ज पास में आएंगे तो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। यदि डिफरेंट चार्ज यदि पास में आ रहे हैं तो एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। यानी चार्ज के टू टाइप्स होंगे। चार्ज के कितने टाइप्स होते हैं, टू टाइप्स होते हैं। एक तो कौन सा होता है, पॉजिटिव चार्ज, फर्स्ट तो कौन सा होता है, पॉजिटिव चार्ज, और सेकेंड कौन सा होगा, नेगेटिव चार्ज। फर्स्ट तो कौन सा होगा, पॉजिटिव चार्ज, और सेकेंड कौन सा हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज। ये टू टाइप जो है एक साइंटिस्ट थे फ्रैंकलिन, उन्होंने बताया था। फ्रैंकलिन साइंटिस्ट ने चार्ज के टू टाइप्स बताया। पहला कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, सेकंड कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज। हमेशा ध्यान रखना, यदि टू सेम चार्ज, सेम चार्ज का मतलब या तो पॉजिटिव पॉजिटिव या फिर नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे के पास में आ रहे हैं तो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। रिपेल का मतलब एक दूसरे से दूर हटेंगे। और यदि टू अपोजिट चार्जेस यदि एक दूसरे पास में आ रहे हैं तो एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो इसके एग्जांपल के थ्रू अपन ने यह समझ लिया। अब इस जो चार्जेस है उनकी प्रॉपर्टीज होंगी। फर्स्ट प्रॉपर्टी तो अभी मैंने बता दी, क्या बताई है, यदि कोई टू सेम चार्जेस एक दूसरे के पास में आ रहे हैं तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, यानी एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, रिपल्सन होगा उन दोनों के बीच में। और यदि टू डिफरेंट चार्जेस है, यदि उन दोनों को एक दूसरे पास में लेके आए तो क्या हो जाएंगे, एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। अपन मतलब 11th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है, कोई भी टू मासेस के बीच में जो फोर्स लगेगा उसे क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स बोलेंगे। ग्रेविटेशनल फोर्स की नेचर हमेशा कैसी होती है, अट्रैक्शन फोर्स होता है ना।
कौन से नेचर होती है उसकी, हमेशा अट्रैक्शन के नेचर होती है। बट इलेक्ट्रिक फील्ड में जो इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाई होगा एंड चार्जेस के बीच में जो फोर्स अप्लाई होगा वो अट्रैक्शन का भी होगा, रिपल्सन का भी होगा। अट्रैक्शन का कब होगा, जब दोनों चार्जेस कैसे हों, अपोजिट साइन के दे रखे, यानी प्लस के और माइनस के यदि दे, पॉजिटिव और नेगेटिव साइन यदि दे रखे हैं तो एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। और रिपेल कब करेंगे, यदि दोनों क्या हो, सेम चार्ज है। सेम चार्ज का मतलब या तो दोनों पॉजिटिव हो या फिर दोनों ही क्या हो, नेगेटिव, तो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। ये तो इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी होगी, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या बताइए, यदि सेम चार्जेस है, सेम चार्जेस एक दूसरे पास में लेके आएंगे तब तो क्या करेंगे, वो रिपल्सन होगा। उनके बीच में जो फोर्स अप्लाई होगा वो कौन सा फोर्स होगा, रिपल्सन फोर्स होगा। ऐसे ही यदि टू डिफरेंट चार्जेस हैं, टू डिफरेंट चार्जेस हैं, टू डिफरेंट चार्जेस हैं तो उनके बीच में कैसा फोर्स लगेगा, अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। कौन सा फोर्स लगेगा, अट्रैक्शन फोर्स लगेगा हमेशा। यदि टू सेम चार्जेस है उनके बीच में रिपल्सन लगेगा, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ये डिफरेंट चार्जेस तो एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। सेम चार्जेस यानी कौन कौन सा है, पॉजिटिव किसके पास में आ रहा है, पॉजिटिव के पास में आ रहा है, या फिर पॉजिटिव किसके पास में, सॉरी नेगेटिव किसके पास में आ रहा है, नेगेटिव के पास में आ रहा है, तब दोनों के बीच में कौन सा फोर्स अप्लाई होगा, रिपल्सन फोर्स अप्लाई होगा। ये डिफरेंट चार्जेस दे रखे हैं, पॉजिटिव के पास में कौन सा आ जाए, नेगेटिव आ जाए, या फिर नेगेटिव के पास में कौन सा आ जाए, पॉजिटिव आ जाए, तब उनके बीच में जो फोर्स लगेगा वो कौन सा फोर्स लगेगा, अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। सेकेंड जो प्रॉपर्टी इसकी, सेकेंड प्रॉपर्टी क्या होगी, यदि कोई सिस्टम चार्जेस का सिस्टम दे रहा है, काफी सारे चार्जेस है, तो सभी मतलब उस सिस्टम का जो टोटल चार्ज है उन डिफरेंट डिफरेंट चार्जेस के सम के इक्वल होगा। मान लेते हैं कोई सर्कुलर ऑब्जेक्ट दे रखा है, उसमें काफी सारे चार्जेस प्रेजेंट है। ये Q1 चार्ज है, ये Q2 चार्जेस है, ये Q3 है, ऐसे ये Q4 है, ये वाला Q5 है और ये Q6 है। ऐसे काफी सारे चार्जेस है। वो मान लिया Qn है, कितने चार्जेस मान लिए, ये जो सर्कुलर फॉर्म में जो ऑब्जेक्ट दे रखा है उसमें कितने चार्ज प्रेजेंट है, Qn है। तो इस सिस्टम का टोटल जो चार्ज होगा, टोटल चार्ज जो होगा ऑफ सिस्टम, टोटल चार्ज ऑफ सिस्टम क्या हो जाएगा, जितने भी पार्टिकल्स दे रखे हैं उस पे जो चार्जेस प्रेजेंट है उन सभी का क्या हो जाएगा, सम होगा। सम का मतलब Q1 Q2 Q3 Q1, इन सभी चार्जेस के सम के इक्वल होगा। ठीक है, ये हो गया टोटल चार्ज ऑफ सिस्टम। ऐसे जब आगे देखें इसमें थर्ड जो प्रॉपर्टी होगी, थर्ड प्रॉपर्टी क्या होगी इसमें, थर्ड प्रॉपर्टी बस ये दो मेन जो प्रॉपर्टी थी ये थी। एक और प्रॉपर्टी अपन देख सकते हैं कि जो चार्जेस रहते हैं उनका क्वांटाइजेशन होता है। क्वांटाइजेशन कैसे, अपन ने जब क्वांटम फिजिक्स पढ़ेंगे तो उसमें होगा कि जो मैक्स प्लैंक है उसने एक थ्योरी दी थी। क्या थ्योरी दी थी कि जो सनलाइट है वो छोटे छोटे पैकेट्स की फॉर्म में होती है। यहाँ पे उसकी जो एनर्जी होगी वो न्यू का क्या हो गया, क्वांटा होगा। E इज इक्वल टू क्या बताया था उसने, एच न्यू बताया था। कोई भी फोटोन है उसकी जो एनर्जी एच न्यू के फॉर्म में होती है, जैसे क्या बोलते हैं क्वांटा, क्वांटाइजेशन क्या होगा। तो इसका यदि क्वांटाइजेशन करें, ये तो ओनली वन फोटोन का हो गया। यदि काफी सारे फोटोन्स दे रखे हैं उनकी टोटल एनर्जी क्या हो जाएगा, उसका क्वांटाइजेशन, यानी एन से उनको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। सेम यहाँ पे ये होगा। यहाँ पे जो अपन चार्ज लेंगे, मेनली जो चार्ज लेंगे वो कौन सा लेंगे, इलेक्ट्रॉन लेंगे। तो जो थर्ड प्रॉपर्टी है वो है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस का मतलब क्या है, कोई भी सिस्टम है उस पे जो टोटल चार्ज है वो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स पे चार्ज का n टाइम्स हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज का n टाइम्स हो जाएगा। एग्जांपल के थ्रू इसको समझो, जैसे हीलियम दे रखा है, हीलियम दे रखा है, हीलियम पे जो टोटल चार्ज होगा वो कितना होगा, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज का n टाइम्स, n क्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना होंगे, नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर ही क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन दोनों के इक्वल होता है। तो कितना चार्ज हो जाएगा इस पे, 2e। कितना चार्ज हो जाएगा, टोटल चार्ज कितना होगा, 2e। इसे क्या बोलते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस। फोर्थ जो प्रॉपर्टी है वो क्या हो जाएगा, एनर्जी का हमेशा क्या रहता है, कंजर्व रहता है। चार्ज में एनर्जी का हमेशा क्या होगा, कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस, कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस, कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। तो यहाँ पे देखो क्या होगा,
अपन ने एग्जांपल जो लिया था, अपन ने जो एक्सपेरिमेंट किया था, क्या किया था कि अपन ने ग्लास रोड ली थी, उसको किस रब किया था अपन ने, जो सिल्क क्लॉथ है उस पे रब किया था। तो इस कंडीशन में क्या होगा, जब ग्लास रोड को सिल्क क्लॉथ से जब रब करता है तो उस कंडीशन में होता है कि जब इसको रब करेंगे उनमें कौन सा फोर्स अप्लाई होगा, फ्रिक्शन फोर्स के कारण उसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। किसी भी ग्लास रोड को जब रब करते हैं क्लॉथ के साथ तो उस कंडीशन में उन दोनों के बीच में क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। किसके कारण, फ्रिक्शन फोर्स के कारण। अब यहाँ पे चार्ज की बात यदि करें, चार्ज कैसे होगा, यदि आप इन दोनों को रब कर रहे हैं तो यहाँ पे तो इस पे तो कैसा चार्ज आ जाएगा, इससे इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, ये जो ग्लास रोड है इससे इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, यहाँ से किस पे जाएंगे, सिल्क क्लॉथ पे जाएंगे। किस पे जाएंगे, सिल्क क्लॉथ पे। यानी इलेक्ट्रॉन की यहाँ पे क्या हो रही है, डिफिशियंसी हो रही है, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। जहां पे इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी होती है वहां पे चार्ज क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और जितने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से इसमें मूव कर रहे हैं उतने यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। यहाँ पे उतना ही क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है इसमें मूव कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन यदि मूव कर रहे हैं किसी भी एटम से यदि इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो इलेक्ट्रॉन निकले यदि पॉजिटिव चार्ज आएगा, और जहां पे इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं वहां पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब जितने इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं यहाँ पे उतने इलेक्ट्रॉन, जितने पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे प्रेजेंट है उतने नेगेटिव चार्ज यहाँ पे प्रेजेंट, यानी चार्ज का क्या रहेगा, कंजर्वेशन रहेगा। ये इसकी फोर्थ प्रॉपर्टी होगी। अब देखो इसका एग्जांपल देखते हैं, जो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस उसका एक एग्जांपल देखते हैं। फोर टाइप्स के फोर्स होते हैं नेचर में। एक तो कौन सा होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स, जो आपने 11th क्लास में 2 मासेस के बीच में पढ़ा था। सेकंड जो फोर्स होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो इलेक्ट्रॉन्स एंड मैग्नेट्स के बीच में लगता है, यानी चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगेगा और जो मैग्नेट्स के बीच में जो फोर्स लगेगा, उन दोनों कंबाइंड फॉर्म में क्या बोला है यहाँ पे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बोला। थर्ड जो फोर्स है वो न्यूक्लियर फोर्स था। न्यूक्लियर फोर्स कौन सा होगा, न्यूक्लियस के पार्टिकल्स के बीच में, न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच में जो फोर्स लगता है उसे क्या बोलेंगे, न्यूक्लियस फोर्स बोलेंगे। इसके बाद में अपन ये जो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज था Q इज इक्वल टू एन ई है, उससे रिलेटेड एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल क्या हो, टोटल चार्ज ऑन एनी ऑब्जेक्ट, टोटल चार्ज ऑन एनी ऑब्जेक्ट आर is 16 microcoulomb. Then calculate number of electrons in object। यानी कोई भी ऑब्जेक्ट है उसमें जो टोटल चार्ज प्रेजेंट है उसमें वो कितना प्रेजेंट है, 16 माइक्रोकूलम प्रेजेंट है। तब अपन को टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड आउट करने उस ऑब्जेक्ट में। तो कैसे फाइंड आउट करें वो देखो, क्वेश्चन में जो दे रखा है वैल्यू किसकी दे रखी है, टोटल चार्ज की वैल्यू दे रखी है, क्यू की वैल्यू दे रखी है, कितनी दे रखी है, 16 माइक्रोकूलम दे रखी है। अपन को फाइंड आउट क्या करना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड आउट करना है। तो कैसे करोगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे फाइंड आउट करेंगे, कैपिटल Q इज इक्वल टू एन ई। तो यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से ही अपन को, तो क्या हो जाएगा Q अपॉन में E। तो यहाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो चार्ज, टोटल चार्ज तो कितना परसेंट है, 16 माइक्रोकूलम अपॉन में E जो है वो कितना है, 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलम। एक और चीज ध्यान रखना कि जो चार्ज होता है उसकी यूनिट होती है 1 कूलम। ये बहुत ही ज्यादा यूनिट है, इससे स्मॉल यूनिट की फॉर्म में क्या काम में लेता है, माइक्रोकूलम। जो चार्ज की यूनिट है उसकी मैन यूनिट तो क्या कूलम में मेजर करते हैं, चार्ज को हमेशा किस में मेजर करते हैं, कूलम में। ये तो बहुत ही ज्यादा बड़ी क्वांटिटी है, मतलब इसकी फिजिकल यूनिट है। और स्मॉल में क्या काम में लेगा, माइक्रोकूलम। माइक्रो है, माइक्रो को क्या लिखते हैं, 10 टू पावर माइनस 6 कूलम। ऐसे ही जो मिली है, यदि 1 मिली कूलम आ जाए, मिली का क्या होगा, 10 टू पावर माइनस 3 कूलम हो जाएगा। माइक्रो है तब तो 10 टू पावर माइनस 6 काम में लेंगे, मिली है तब 10 टू पावर माइनस 3 काम में लेंगे। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, माइक्रो दे रखा है, तो क्या हो जाएगा 10 टू पावर माइनस 6 कूलम। कूलम से कूलम कैंसिल आउट, तो n इज इक्वल टू कितना बचेगा अपने पास, n इज इक्वल टू यहाँ पे 16 से 16 कैंसिल आउट, 10 टू पावर माइनस 6, 10 टू पावर माइनस 6 माइनस 19 माइनस 1, तो नीचे कितना हो जाएगा, टोटल 10 टू पावर क्या हो जाएगा, माइनस 20। अब माइनस 20 ऊपर जाके कैसा बनेगा, प्लस 20।
क्या बन जाएगा +20, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने परसेंट है उसमें 10⁻14 जो है इलेक्ट्रॉन्स उसमें प्रेजेंट है। कोई भी यदि ऑब्जेक्ट उस पर 60 माइक्रोकूलम चार्ज यदि प्रेजेंट है तो उस ऑब्जेक्ट में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो कितने परसेंट रहेंगे 10⁻14 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट रहेंगे। इसके आगे देखो नेक्स्ट यदि देखें टाइप्स ऑफ, नेक्स्ट जो टॉपिक आपका टाइप्स ऑफ सब्सटेंस, टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस। सब्सटेंसेस के अपन को टाइप देखना है। जो सब्सटेंसेस होते हैं अपनी नेचर में कितने टाइप्स के होते हैं बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी के बेस पे कितने टाइप्स को, मेनली जो टाइप्स होते हैं वो 2 टाइप्स होते हैं। एक तो होता है कंडक्टर्स, फर्स्ट तो क्या होगा कंडक्टर, सेकंड क्या होगा इंसुलेटर्स, इंसुलेटर्स। कंडक्टर एंड इंसुलेटर्स, सब्सटेंस ऑफ टाइप्स ऑफ सब्सटेंस देख रहे हैं अपन, इसके 2 टाइप्स, एक तो है कंडक्टर, सेकंड कौन सा इंसुलेटर्स। कंडक्टर्स कौन से होंगे वे सब्सटेंसेस जिनमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है उसे क्या बोलेंगे कंडक्टर्स बोलेंगे। जैसे आयरन है, आयरन में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती कि नहीं करती, तो ये क्या हो जाएगा कंडक्टर हो जाएगा। मेन जो एग्जांपल है आयरन है, और भी यदि एग्जांपल है तो सिल्वर है, सिल्वर, कॉपर, ये सभी क्या है कंडक्टर्स है। और यदि एग्जांपल है एल्यूमिनियम भी क्या है कंडक्टर है, और मरकरी पारा भी क्या है कंडक्टर है। और जो एसिड और बेस वो भी क्या होता है कंडक्टर्स होता है, एसिड एंड बेस, क्योंकि उनमें भी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी। ये सभी क्या होते हैं कंडक्टर्स होते हैं। कंडक्टर्स क्यों हैं ये सभी, आयरन, आयरन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं Fe से, उसका जो सिंबल होगा वो Fe होगा। सिल्वर है, सिल्वर को किससे रिप्रेजेंट करेंगे Ag से। और कॉपर, एल्यूमिनियम, मरकरी, पारा जो है वो क्या होगा थर्मोमीटर जो होता है ना, मतलब बॉडी का टेम्परेचर मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट काम में लेंगे वो थर्मोमीटर होगा। थर्मोमीटर में जो लिक्विड भरा रहता है वो क्या होता है मरकरी होगा। एसिड एंड बेस ये सभी क्या है कंडक्टर्स है। ऐसे इंसुलेटर्स, कंडक्टर्स तो कौन से बताए जिनमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है उसे क्या बोलता है कंडक्टर्स बोलता है। ऐसे ही जो इंसुलेटर्स है, इंसुलेटर्स का अपोजिट हो जाएगा, क्या होगा ऐसे सब्सटेंसेस जिनमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होती है उसे क्या बोलते हैं इंसुलेटर्स बोलेंगे। तो इंसुलेटर्स का एग्जांपल जो है वो क्या हो जाएगा इंसुलेटर्स का एग्जांपल, एक तो क्या होगा वुड, वुड जो इंसुलेटर है। नेक्स्ट जो है और एग्जांपल जो होंगे रबर, प्लास्टिक, रबर, प्लास्टिक और एबोनाइट, 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 ग्लास रोड, ये सभी क्या है इंसुलेटर्स है। ये सभी क्या है इंसुलेटर, वुड, रबर, प्लास्टिक, एबोनाइट रोड, एबोनाइट रोड और ग्लास रोड। अभी सर आपने देखा तो एबोनाइट रोड और ग्लास रोड पे तो चार्ज आ रहा था, यहाँ पे इंसुलेटर की फॉर्म में क्यों लिख दिया आपने। बट ये कब काम करेंगे कंडक्टर की फॉर्म में, कब काम करेंगे जब इसको अदर यदि सब्सटेंस है उनके साथ यदि रब करवा रहे हैं। यहाँ पे एबोनाइट रोड थी उसको तो किससे रब करवाया था अपन ने, जो केक थे उसके फर्श से यानी उसके बालों से जब रब करवाएंगे तब इस पे चार्ज आया था। एबोनाइट की रोड पे तो कैसे चार्ज आता है नेगेटिव चार्ज होगा। और जो ग्लास रोड है उसको किससे रब करवाया था अपन ने सिल्क क्लॉथ से, उसको जब सिल्क क्लॉथ से रब यदि करवाते हैं तो उस पर कैसा चार्ज आ रहा था पॉजिटिव चार्ज। हमेशा ध्यान रखना एबोनाइट रोड को जब कैट की फर्श से रब करवाएंगे तब इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा। ग्लास रोड को जब किससे रब करवाएंगे, ग्लास रोड को किससे रब करवाया था सिल्क क्लॉथ से जब रब करवाएंगे तो इस पर कैसा चार्ज होगा पॉजिटिव चार्ज होगा। तो ये टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस होंगे। उसके बाद न्यू टॉपिक जो है फ्री एंड बाउंड इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड बाउंड इलेक्ट्रॉन्स, बाउंड इलेक्ट्रॉन्स। कंडक्टर्स होते हैं उसमें जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण होती है।
हमेशा ध्यान रखना, कोई भी यदि कंडक्टर है तो उसमें इलेक्ट्रॉन स्टेबल पोजीशन, रेस्ट पोजीशन में रहते हैं। इलेक्ट्रॉन्स क्या करता है, 1 + 2 सेकंड प्लस मूव करता है। अपन ने करंट की डेफिनेशन पढ़ी होगी 10th क्लास में कि पर यूनिट टाइम में जो चार्ज की वैल्यू प्रेजेंट रहेगी किसी भी कंडक्टर में, उसे क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक करंट। अब यहाँ पे पर यूनिट टाइम में करंट, यहाँ पे वायर है, कंडक्टर वायर है, इसमें करंट आई फ्लो कर रहा है, तो यदि करंट इस डायरेक्शन में तो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन क्या होगी, इसके अपोजिट डायरेक्शन में। हमेशा ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन जो होता है करंट की डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है, यानी इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या फ्री है, इस पे किसी का मतलब कोई इस पे वर्क काम नहीं कर रहा, कोई इस पे रोक नहीं रहा, इसको स्टॉप नहीं कर सकता, इसे कौन सा इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। और बाउंड इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, यदि कोई भी एटम है उसमें क्या हो, यदि आउटर सेल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहे वो न्यूक्लियस में से क्या हो, फोर्स के द्वारा क्या हो, क्लोजली पैक हो, तो उसे कौन से इलेक्ट्रॉन्स बोलेंगे, बाउंड इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। बाउंड इलेक्ट्रॉन मेनली किसमें प्रेजेंट रहता है, जिनका जो आउटर जो सेल है वो कंप्लीटली क्या हो, फिल्ड हो, उसे क्या बोलेंगे, बाउंड इलेक्ट्रॉन्स बोलेंगे। वो जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे कैसे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, बाउंड इलेक्ट्रॉन्स होंगे। और यहाँ पे चार्ज की बात अपन ने कर ली। अब जो मेन टॉपिक यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कूलम्ब्स लॉ। आपने ग्रेविटेशनल फोर्स तो पढ़ लिया हो पहले। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या था, टू मासेस के बीच में, टू मासेस के बीच में जो फोर्स अप्लाइड होगा उसे क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स बोलेंगे। ग्रेविटेशनल फोर्स कहां पे लगता है, टू मासेस के बीच में जो फोर्स लगेगा वो कौन सा फोर्स होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। अब बात करते हैं कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स वहां पे वो ग्रेविटेशनल लॉ वो किसने दिया था, न्यूटन ने दिया था, तो वो न्यूटन लॉ भी बोलेंगे और ग्रेविटेशनल लॉ भी बोलते हैं। यहाँ पे एक साइंटिस्ट था कूलम्ब, उसने भी एक लॉ दिया था, वो रिलेटेड था चार्जेस से, तो उसको क्या बोल दिया, कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ कहां पे अप्लाई होगा, टू चार्जेस के बीच में अप्लाई होगा। वो दोनों चार्जेस सेम साइन के भी हो सकते हैं और डिफरेंट साइन के भी हो सकते हैं, उनके बीच में जो फोर्स होगा वो कौन से लॉ से अपन डिफाइन करेंगे, कूलम्ब लॉ से डिफाइन करेंगे। तो कूलम्ब ने क्या होता है, यदि टू चार्जेस, टू स्मॉल पॉइंट चार्जेस है Q1 और Q2, टू स्मॉल पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2 एक दूसरे से स्मॉल r डिस्टेंस पे क्या प्रेजेंट है, यदि टू स्मॉल पॉइंट चार्जेस है एक दूसरे से स्मॉल r डिस्टेंस पर यदि प्रेजेंट है तो उनके बीच में हमेशा एक फोर्स अप्लाइड होगा। वो फोर्स जो है इन दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, Q1 Q2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की प्रोडक्ट के होगा। सेकंड क्या होगा, ये जो इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा वो इन दोनों के बीच के डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। अभी यदि इन दोनों कंबाइन यदि अपन करते हैं, इन दोनों को कंबाइन करके यदि लिखे हैं तो क्या लिख सकते हैं, इन दोनों जो चार्जेस है उन दोनों के बीच का जो फोर्स होगा वो क्या हो जाएगा, इन दोनों इक्वेशन से यदि लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, जो अप्लाइड फोर्स है वो चार्जेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा तथा उन दोनों के बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ये क्या होता है, कूलम्ब्स लॉ। इसे क्या बोलते हैं, कूलम्ब्स लॉ बोलते हैं। अब यदि यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटा दें, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन यदि हटाएं तो एक कांस्टेंट आएगा, यहाँ पे जो कांस्टेंट होगा वो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन में क्या आ जाएगा, r², अपॉन में क्या होगा, r²। यहाँ पे देखो 1/4 पाई, ये कंप्लीट टर्म ही क्या है, कांस्टेंट है, बट यहाँ पे एप्सिलॉन क्या है, एप्सिलॉन है एब्सोल्यूट परमिटिविटी, एब्सोल्यूट परमिटिविटी, एब्सोल्यूट परमिटिविटी। इसके वैल्यू डिफरेंट मीडियम्स के लिए डिफरेंट होती है। एब्सोल्यूट परमिटिविटी क्या होती है, कांस्टेंट क्वांटिटी है, ये डिफरेंट मीडियम के लिए डिफरेंट होगी। लेकिन इसको डिफाइन कैसे करते हैं, एप्सिलॉन जो है एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन आर के प्रोडक्ट के इक्वल होगी। अब यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट क्या है, ये तो है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फॉर एयर, फॉर एयर। तो एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू है वो एयर के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू फिक्स होती है, कितनी होती है 8.85 × 10⁻⁻12 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। अभी बताऊं ये यूनिट कहां से है। तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू फिक्स होती है, कितनी होती है एयर के लिए। एप्सिलॉन नॉट होता क्या, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, किसके लिए, एयर के लिए।
अब एप्सिलॉन आर क्या होता है, रिलेटिव परमिटिविटी होती है, इसे क्या बोलते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी। एप्सिलॉन आर क्या है, रिलेटिव परमिटिविटी। ये अदर डिफरेंट मीडियम के लिए वैल्यू उसके लिए डिफरेंट होगी। कैसे, जैसे एयर के लिए देखें, एयर के लिए देखें एप्सिलॉन आर की वैल्यू होती है 1 होती है, किसके लिए, फॉर एयर। अदर यदि कोई मीडियम दे रखा है, जैसे प्योर वाटर दे रखा है, ग्लास यदि देखा, अभी ग्लास लिया था ना अपन ने, ग्लास है, ग्लास के लिए कितनी होती है, 3 to 4 होती है, 4 ग्लास। रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू कितनी होती है ग्लास के लिए, 4 होती है। और नेक्स्ट जो एप्सिलॉन आर की भी जो वैल्यू है वो प्योर वाटर, प्योर वाटर के लिए होती है एप्सिलॉन आर की वैल्यू 80, प्योर वाटर। ऐसे ही जो एप्सिलॉन आर की वैल्यू जो है, एप्सिलॉन आर की वैल्यू 2 to 2.5, 2 to 2.5 वो किसके लिए होती है, जो पैराफिन मोम जो होता है, पैराफिन मोम के लिए एप्सिलॉन आर की जो वैल्यू होती है वो भी कितनी होती है, 2 से 2.5 होती है। नेक्स्ट जो होती है, कोई भी यदि कंडक्टर दे रखा है, यानी मेटल यदि दे रखा है, तो उसके लिए एप्सिलॉन आर की वैल्यू इन्फिनिट होती है, किसके लिए, मेटल के लिए। जो पीरियोडिक टेबल होगी उसमें 3 टाइप्स के सब्सटेंस होंगे, एक तो मेटल, नॉन मेटल और सब मेटल। तो मेटल जो होते हैं, यानी जो मेटल होंगे उनके लिए एप्सिलॉन आर की वैल्यू कितनी होगी, इन्फिनिट होगी। तो यहाँ पे ये एप्सिलॉन आर की वैल्यू डिफरेंट मीडियम्स के लिए क्या होगी, डिफरेंट होगी। तो यहाँ पे एप्सिलॉन आर पे ये वैल्यू डिपेंड करेगी। यहाँ पे जब ये वैल्यू पुट करेंगे इस वाले फॉर्मूले में, यहाँ पे जो वैल्यू रखेंगे अपने पास, जो फोर्स का जो फॉर्मूला है, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन में क्या दे रखा है, R स्क्वायर दे रखा है। तो उसमें जब एप्सिलॉन की वैल्यू अभी रखेंगे, जो रिलेशन देखा था अपन ने, उसमें जब वैल्यू रखेंगे तो एप्सिलॉन इज इक्वल टू कितना दे रखा अपने पास, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R। ये वैल्यू यदि यहाँ पे रखें तो कोई भी यदि मीडियम है, कोई भी यदि मीडियम है, उसके लिए जो फोर्स लगेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। यहाँ पे एप्सिलॉन है, इसको क्या बोलते हैं, एप्सिलॉन बोलेंगे। एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर Q1 Q2 अपॉन में क्या आ जाएगा, R स्क्वायर। ये कोई भी यदि मीडियम है, यानी जो चार्जेस थे अपने पास किसी मीडियम में यदि रखे हुए हैं, किसी मीडियम में यदि रखे हुए हैं, तो उस कंडीशन में जो फोर्स होगा उनके बेस का, जो फोर्स अप्लाइड होगा उसके लिए वैल्यू ये होगी। अब यदि एयर की बात कर लें, मीडियम कौन सा दे रखा है, एयर मीडियम में यदि दे रखा है, वैक्यूम में जहां पे दे रखा है, तो वहां पे एप्सिलॉन आर की वैल्यू कितनी बताई थी, एप्सिलॉन आर एयर के लिए कितना बताया था मैंने, 1 बताया था। यानी यहाँ पे एप्सिलॉन आर की वैल्यू कितने रख देंगे, 1 रखेंगे, तो कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो एज इट इज होगा, एप्सिलॉन आर यहाँ पे 1 रख दिया, तो कितना हो जाएगा Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। यानी एयर मीडियम जो फोर्स अप्लाइड होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर हो जाएगा एयर मीडियम के लिए। अब एयर मीडियम के लिए ये जो वैल्यू होगी ना वो कंप्लीटली क्या कांस्टेंट है। अब यहाँ पे एप्सिलॉन आर तो दे नहीं रखा, एयर मीडियम के लिए जो फोर्स होगा इसकी वैल्यू फिक्स होगी, कितनी हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे इसको जब सोल्व करेंगे 4 इंटू में 3.14 एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू अभी बताई थी कितनी आई थी 8.85 इंटू 10 टू पावर -12। ये क्या था, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट था एयर के लिए, वो फिक्स होता कितना होता है 8.85 इंटू 10 टू पावर -12 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। इसको जब कंप्लीट सोल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 9 इंटू 10 टू पावर 9, 9 इंटू 10 टू पावर 9। और इसको क्या लिखेंगे 1/4 के आ जाएगा, के को क्या लिखेंगे न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। अभी जो लिखा था ना एप्सिलॉन नॉट, वो उसका जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी कूलम्ब स्क्वायर, किलोग्राम नहीं होगा कूलम्ब स्क्वायर, कूलम्ब स्क्वायर अपॉन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। ये वैल्यू तो किसकी थी एप्सिलॉन नॉट की 8.85 इंटू 10 टू पावर -12 कूलम्ब स्क्वायर अपॉन में न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। ये तो थी एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू। कैसे निकाले एप्सिलॉन नॉट को, इस साइड में लेके आएंगे, एफ को इस साइड में लेके जाएंगे,
ये वैल्यू फिक्स होती है, तो यहाँ पे जब वैल्यू फिक्स होती है यहाँ पे Q इंटू क्यू, चार्ज की यूनिट क्या हो, कूलाम में मेजर करेंगे तो कूलाम इंटू कूलाम क्या हो, कूलाम स्क्वायर, नीचे फोर्स आ जाएगा, फोर्स की यूनिट कितनी है, न्यूटन, इंटू में कितना आ जाएगा, मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट जो देखें वो वाली जो वैल्यू कैसे आएगी, यहाँ पे 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट को क्या लिख सकते हैं, के भी लिख सकते हैं। ये जो कांस्टेंट है उसको न्यू कांस्टेंट से डिफाइन कर सकता है के। तो यहाँ पे जो मीडियम के, एयर मीडियम के लिए जो फोर्स होगा वो क्या कैसे डिफाइन कर सकते हैं, के Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। इस कंप्लीट की जगह अपन ने क्या रख दिया, के, तो ये एयर मीडियम के लिए फोर्स हो गया। अब यदि वेक्टर फॉर्म में यदि रिप्रेजेंट करें, फोर्स है, वेक्टर क्वांटिटी है, चार्जेस, चार्ज हमेशा ध्यान रखना स्केलर क्वांटिटी, कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। आर वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसको वेक्टर क्वांटिटी फॉर्म में लिखेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यूनिट वेक्टर आर क्यूब काम में लेंगे। डायरेक्शन को शो करने के लिए हमेशा यूनिट वेक्टर काम में लेता है, तो क्या हो जाएगा आर के, तो ठीक है। और यहाँ पे के क्या हो गया, 9 × 10⁹ न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। इससे देख लो के की यूनिट निकाल लो ना, आर स्क्वायर को इस साइड में मल्टीप्लाई और Q1 Q2 मल्टीप्लाई इस साइड में आके डिवाइड में, तो क्या बन जाएगा न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन में क्या आ जाएगा, कूलम स्क्वायर, वो हो गया, ठीक है। अब इसको आगे भी यदि और वेक्टर में रिप्रेजेंट फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो एफ एयर वेक्टर के Q1 Q2 अपॉन में क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर। अब यहाँ पे यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर को कैसे डिफाइन करते हैं, कोई भी यदि यूनिट वेक्टर दे रखा है तो उसको कैसे डिफाइन करें, खुद वेक्टर आ जाएगा ऊपर और डिनोमिनेटर में क्या आएगा, वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये पढ़ा अपन ने। और वेक्टर का यदि मैग्नीट्यूड लेते हो तो हट जाएगा, वेक्टर हट जाएगा, ओनली क्या बचेगा, आर वेक्टर अपॉन में क्या आ जाएगा, आर के की जगह क्या रखा अपन ने, आर वेक्टर अपॉन में आर, यानी जो एक और फॉर्मूला बनेगा वो क्या बन जाएगा, वेक्टर फॉर्म में के Q1 Q2 अपॉन में क्या बन जाएगा, आर क्यूब आर वेक्टर। ये क्या आ गया, अप्लाइड फोर्स आ गया। कोई भी टू चार्जेस दे रखे हैं उनके बीच का फोर्स अप्लाइड हो जाएगा, के Q1 Q2 अपॉन में इस होल आर क्यूब आर वेक्टर, ठीक है। तो आप लोगों को ये समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड कोई भी यदि प्रॉब्लम है, कोई भी यदि न्यूमेरिकल है, अभी जो टॉपिक पढ़ा है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। थैंक यू।